नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग जो अपना वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है उसका एक और पेपर देखेंगे जो कि एक मॉडल टेस्ट पेपर है। ये एक्चुअल पेपर नहीं है बल्कि मॉडल बनाया गया है, उनका भी देख लेते हैं। और मैंने अभी तक जितने लोगों के मॉडल पेपर देखे हैं जितने भी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ नशे में ज़रूर बनाए जाते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक रहेगा, लेकिन क्या गड़बड़ी होती है उसमें मैं आपको, अगर दिक्कत हुई नहीं हुई तो अच्छी बात है। बट हाँ, समझते हैं कि मॉडल पेपर में कहाँ, कई बच्चे मॉडल पेपर कहते हैं मैं नहीं कराता हूँ, लेकिन चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे यहाँ पे। तो ये 2 घंटे का समय मिलता है, 2.5 घंटे का आपको। 2.5 घंटे में आपको ये 50 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं और लगभग जैसा पेपर आता है उसी के प्रारूप पे ये बना है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और देखते हैं क्या पूछा गया है। ठीक ही है क्वेश्चन में, जैसे पिछले पेपर में हम लोगों ने कराया था। तो जो लोग अभी पिछला वाला नहीं देखे हैं उसको प्लीज जाकर देख लीजिए, वो आया हुआ पेपर था। ये भी एक तरीके से आया हुआ ही कह सकते हैं, मॉडल बेस्ड है। सेम जिस मॉडल पे पेपर होता है उसी मॉडल पे बनाया गया है। तो आप लोग जा करके एक बार उसको, पहला वाला वीडियो जिसका है उसको जरूर देख लीजिएगा। जो सेमेस्टर का पूरा रिवीजन क्लास का प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां से इसको देख सकते हैं। अब देखिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की मांग किसे कहते हैं। यानी जो जल मांग होती है, यानी पर कैपिटा डे डिमांड जो होती है उस क्या है होती है, ये पूछ रहा है। और भारतीय मानक के अनुसार यह मात्रा कितनी ली जाती है, लिखिए। ये बोला गया कि भारतीय मानक के अनुसार कितनी मात्रा ली जाती है, किसकी, जल मांग की। अब जल मांग के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। उस समय मैंने हल्के में, देखिए बोला गया था उसमें, मॉडल जो बोला गया था उसमें, इसके पहले वाला पेपर जो मैंने कराया था उसमें पहले वाले का आंसर ही नहीं दिया था और बोला था कि मॉडल टेस्ट पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए जल मांग के बारे में क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें जो समझाया गया है, जो बताया गया है, उसको अगर आप गौर करके देखें तो पहला क्वेश्चन उसमें भी यही था लगभग, जल मांग को समझाने के लिए भी, और इसमें भी यही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल मांग यानी पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन ऑफ वाटर, एक व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों के लिए दिन रात के 24 घंटे में जितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, पानी की जितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, उसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल मांग कहते हैं। यह मांग लीटर अथवा गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यानी लीटर पर कैपिटा पर डे यानी एलपीसीडी में आंकी जाती है, एलपीसीडी में आंकी जाती है। आईएस 1172 1993 तथा राष्ट्रीय भवन संहिता नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार दैनिक कार्यों के लिए, दैनिक मतलब डेली अपने रूटीन को फॉलो करने, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मात्रा सामान्य मांग 135 लीटर है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमारी किताबों में अलग दिया है, वो ले सकते हैं क्या, किसी का कमेंट आया था या फिर मैसेज आया था, मुझे याद नहीं है। तो एक चीज जान लीजिए, ये गांवों में अलग होता है, शहरों में अलग होता है, छोटे कस्बों के लिए अलग होता है, बड़े कस्बों के लिए अलग होता है। ये पूरे भारत की औसत जल मांग है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। जरूर नहीं कि आप दिन में 135 लीटर ही खर्चा करें। हम जाड़े में नहीं नहाएंगे, गर्मी में नहाएंगे। एक साल में हमने जितना पानी कंज्यूम किया सभी भारतीयों ने, उसका औसत जो एक दिन का होता है वो 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता है। न कि आप अपना जोड़े या कि छोटे, मतलब अलग अलग जगहों का अलग अलग लिया जाता है। बड़े शहरों में जहां आबादी ज्यादा है वहां गंदगी ज्यादा होती है तो वहां पर ये ज्यादा होता है, जबकि छोटे जगहों पर गांव वगैरह में ये 70 लीटर में भी हो जाता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। 70 लीटर 80 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में भी हो जाता है गांव में, जहां फ्लश की सुविधा नहीं है। ये उन जगहों के लिए जहां फ्लश की सुविधा है उसके लिए। तो हर जगह का अलग अलग हिसाब है, आई मीन टू से दैट, क्लियर है। अब देख लीजिए इस 135 लीटर में क्या क्या कैसे कैसे ब्रेक है। पीने के लिए 5 लीटर निकालता है एक व्यक्ति, नहाने के लिए 55 लीटर, कपड़ा धोने के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग 30 लीटर, सफाई और फर्श धोने के लिए 10 लीटर, बर्तन साफ करने के लिए 10 लीटर, भोजन बनाने के लिए 5 लीटर। आप कहेंगे सर 10 लीटर में फर्श धुलाएगा। देखिए भाई, आप रोज नहीं धोते हैं तो वो 2 दिन में 20 लीटर या एक दिन में 10 लीटर, तो वो पूरे साल का एवरेज लिया गया है। तो इसलिए ये कहा गया कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है वो खर्च करता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, विकसित शहरों या नगरों, मेट्रोपॉलिटन नगरों की बात कर रहा हूं मैं, तो के लिए संभव होने पर यह दर 150 से 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अब देखिए पिछले पेपर को जब मैंने कराया तो जाहिर से बात है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई, तभी तो उन्होंने पूछा सर 135 की जगह हम ये ले सकते हैं क्या। तो उसका जवाब भी आपको इस पेपर में मिला, प्लस मैंने भी आपको जवाब दिया। तो आप सुनते जाइए, पेपर करने से ही आपके कई कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ,
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ा देनी चाहिए। फ्लशिंग रहित क्षेत्रों में, जहां फ्लशिंग ना हो क्षेत्रों में न्यूनतम जल मांग 70 से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ली जा सकती है। ऐसी बस्तियों में जहां लोगों को जल सड़कों गलियों के किनारे लगी टोटियों से दिया जाता है, यह दर 45 एलपीसीडी ली जा सकती है। यानी जिनको सप्लाई दी जा रही है 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में भी वो लोग काम कर लेते हैं, ठीक है ना। घरेलू कार्यों के लिए उपरोक्त जल दर के अतिरिक्त नगर निगम की अन्य आवश्यकताओं तथा सार्वजनिक संस्थाओं के लिए भी पानी की मांग रहती है, जिसका विवरण अनुच्छेद 1.1 में दिया गया है। ये कहीं से छापा हुआ है, अनुच्छेद नहीं है, ये किताबों से छाप दिया गया। अब एक चीज जान लीजिएगा कि जो आपने घरेलू कार्य किया उसके उपरोक्त मतलब उसके बाद जल दर के अतिरिक्त नगर की अन्य आवश्यकताओं, जैसे आपने अपने घर में इतना पानी कंज्यूम किया लेकिन आप सड़क पे चल रहे हैं तो उस सड़क को भी धोना है, वहां आपके पौधों में पानी देना है, वहां पार्कों में पानी की व्यवस्था करनी, जो ऐसी जगह सार्वजनिक जगहों पर यूज कर रहे हैं। मैंने बताया था कि वो भी 135 लीटर लिया जाता है, 135 लीटर। तो टोटल कितना होता है 270 लीटर पर कैपिटा पर डे पूरे इंडिया में औसत लिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब कह रहा है कि यहां पर ये बकवास बात लिखी गई है, इसको इग्नोर करिएगा, इसका कोई काम नहीं है आपको, ठीक है। ये उल्टा सीधी बात लिखी गई है, जो ये पैराग्राफ है इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन देख लीजिएगा जो बताया जो पूछा गया उसका जवाब दिया जा चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए, जनसंख्या का जल के उपयोग दर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट लिखिए। जनसंख्या यदि कहीं की ज्यादा कम हो तो उसके जल के प्रयोग पर क्या असर पड़ा है। मैंने अभी छोटी सी बात ऊपर बोली कि जनसंख्या जहां ज्यादा रहती है वहां जल मांग ज्यादा होती है प्रति व्यक्ति। एक ही व्यक्ति यदि ज्यादा घनी आबादी में रह रहा है तो उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, यदि वो कम आबादी में रहेगा तो उसको कम पानी की आवश्यकता होगी। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है जल मांग पर, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल मांग भी क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी नगर की जनसंख्या बढ़ जाने से प्रति व्यक्ति जल की मांग भी बढ़ जाती है। इस चीज को आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। अब ये बताया गया है यहाँ पे कि कैसे कैसे शहरों में, आगे देखिएगा ऊपर बताया गया है जल आपूर्ति मैनुअल यानी वर्क्स एट हाउसिंग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड हाउसिंग। तो कह रहा है कि के अनुसार जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति पानी की मांग निम्नांकित है। इसके अध्ययन से यह सिद्ध हो जाता है कि जनसंख्या के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति की मांग भी बढ़ने लगती है। बस्तियों व छोटे गांवों के लिए जिनकी जनसंख्या 20,000 से कम है, गली नल यानी स्टैंड पोस्ट, गली में नल दिया जाता है जगह जगह पर, पानी की व्यवस्था है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 45 लीटर पानी देने का प्रावधान रखना चाहिए। अब देख लीजिए एक मोटा मोटा कि 20,000 तक अगर कहीं की जनसंख्या है 70 से 100 लीटर में काम हो जाएगा। जनसंख्या 20,000 से 1 लाख है, 100 से 150 लीटर चाहिए होगा। अब देखिए 1 लाख से 5 लाख तक 150 से 210 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 5 लाख से 10 लाख तक 210 से 240, और 10 लाख से भी अधिक जहां की जनसंख्या है वहां 240 से 270 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जाएगा। तो ये इनका औसत 135 था, मैं बता रहा हूं जगह सारी जगहों को एक साथ मिलाने पर। तो ये था जनसंख्या का जल आपूर्ति परियोजना पर असर। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जल चक्र से क्या आशय है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मैं आपको बता दूं जल चक्र से क्या आशय है, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात कर रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, क्यों, ये है इरिगेशन का क्वेश्चन, ठीक है। इनको पानी देख करके इसी में देना था, इन्होंने दे दिया, लेकिन जल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है इरिगेशन का पार्ट है, सिंचाई विभाग का। तो इस पर बात करेंगे हम लोग कि क्या होता है जल चक्र। तो आप पढ़ सकते हैं कि बादल बनना, बादल से वापस संघनित होकर के मृदा में परिवर्तित होना, फिर मृदा का रनऑफ के रूप में बहना, इवापोरेशन होना, दिस होल प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स, पानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है और ये चक्र चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब इसको, इसका डायग्राम भी ये सब कुछ है, लेकिन आप एक बार रीडिंग लगाइएगा, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ये आपके में नहीं आना है बहुत, मतलब उसका क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इन्होंने मॉडल पेपर, इसलिए मैंने कहता हूँ मॉडल पेपर है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए जल चक्र है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इसका पार्ट नहीं, यहाँ केवल हमको वाटर की सप्लाई, उसकी क्वालिटी पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना है। फिर वेस्ट वाटर जो निकल रहा है उसका जो है डिस्पोजल कैसे करना है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बारे में जानना। तो देखे कह रहा अगला क्वेश्चन दूसरा का कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा जल उपयोग करना चाहिए और इसकी क्या विशेषता है, कैसा जल उपयोग करना चाहिए और इसकी क्या विशेषता है। तो पहली बात कि जो जल साफ हो, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित सभी गुण मौजूद हो, पेयजल कहलाता है। पेयजल जहाँ प्राणियों की
प्यास बुझाता है, वहीं इसका मानव के लिए स्वास्थ्यप्रद होना भी जरूरी है। अब क्या क्या स्वास्थ्यप्रद जल की विशेषताएं हैं, एक चीज जान लीजिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी मानक विशिष्टियां वो अलग चीज है, जो पिछले वीडियो में बताई थी मैंने कि क्या चीज उसमें किस मात्रा में पाई जाती है, वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। लेकिन एक शुद्ध जल की विशेषताएं जो होती हैं, जो सामान्य विशेषताएं हैं, वो ये सब लिखी गई हैं, ठीक है ना। और वो जो थी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसका क्या था, उसमें परमिसेबल लिमिट्स थी सभी पदार्थों की। और ये इसे शुद्ध साफ झलकता हुआ होना चाहिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीने वाले पानी की क्या विशेषताएं हैं, जितना दिमाग में आ रहा है अच्छा बात सब लिख दीजिए। ये मत कहिएगा कि इसके हाथ पैर होते हैं, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, ये सब मत लिखिएगा। मतलब सारी अच्छी बातें लिखने का ये मतलब थोड़ी है, आप समझ के। हाँ, इसमें कोई गंध ना हो, पानी का पानी रंगहीन होना चाहिए, स्वादिष्ट और शीतल होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, तापक्रम 4 से 10 के मध्य होना चाहिए, बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त होना चाहिए, यह हार्ड यानी कठोर नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पर बात हुई थी क्या, कि ये अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। यह पानी कपड़ों तथा बर्तनों आदि पर कोई धब्बा या दाग, दाग नहीं दाग, दाग न लगाए। और कह रहा जल पाइपों और फिटिंग्स पर पानी से जंग यानी कोरोजन नहीं लगनी चाहिए। ये सब इसकी मुख्य बातें हैं, और भी हैं एक दो शायद, तो इनको भी देख लेंगे हम लोग। कह रहा पानी संग्रह करने पर कुछ देर तक ताजा बना रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे पानी संग्रह करने पर कुछ समय तक ताजा और स्वच्छ बना रहना चाहिए, ये बात है। पानी में अन्य अशुद्धियां तथा हानिकारक पदार्थ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये एक पीने वाले पानी की विशेषताएं थी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे के ब में कि मल वहन तथा जल वहन, यानी आपका जो सिस्टम था, कैरेज सिस्टम था, अगर आपको नहीं याद होगा तो आपको इस पर मैंने बड़ी चर्चा की थी, बहुत ज़्यादा इस पर बोला भी था मैंने, और सेम चीज़ें इसको मैंने चार्ट लेकर के उस टाइम पढ़ाया था। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा मेन क्लास में, जिन्होंने कोर्स पेड किया होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब मैं पढ़ाया था उस समय, और आप लोगों को बताया था कि कंजर्वेसिव जब जो होता है, कंपेरिजन बिटवीन कंजर्वेसी सिस्टम, कंजर्वेंसी सिस्टम जो होता है वो जो ट्रेडिशनल चला रहा है, और एक वाटर कैरेज सिस्टम है वो। कंजर्वेंसी सिस्टम में क्या होता था कि आदमी जो लोग भी होते थे वो अपना मल बाहर किसी खेत वेत में इकट्ठा करते थे, और कोई ना कोई उसको उठा करके रोज रोज ले जाता था, ठीक है। अब हम लोग फ्लश कर देते हैं और वो सीधे सीधे पहुंच जाता है कहाँ तक, ट्रीटमेंट प्लांट तक, सीवर्स से होता हुआ। तो वो जल वहन प्रणाली अलग अभी के लिए अपडेट है और एकदम अच्छी सभ्यता का द्योतक है। लेकिन जो मल वहन प्रणाली थी उसमें क्या था, एक व्यक्ति विशेष का मल किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करना पड़ता था, धोना पड़ता था। तो इसमें एक भेदभाव भी उत्पन्न होता था, साइंटिफिकली पीछे होने के साथ साथ ह्यूमैनिटी में भी हम लोग पीछे रह जाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा विधि, अब अंतर क्या है, मल वहन की एक सीधी और सरल विधि है। पहले क्या करना है, इकट्ठा करना है और सीधे ले जाकर उसको फेंक देना है। तो सीधा सरल विधि कौन सा हुआ, सीधा सरल विधि कौन सा हुआ, तो आप कहेंगे कि मल वहन विधि जो है आसानी से, यानी कंजर्वेंसी सिस्टम, पुरानी जो प्रणाली है वो सही थी, आसान थी, सही नहीं थी, आसान थी। मल वहन की एक जटिल पद्धति है, मतलब जो मल को ढोने की ये पद्धति जो जल वाहन है वो काफी जटिल है। जटिल का मतलब इसके लिए तमाम सीवर पाइपें बिछाना, उनको रेगुलेट करना, उनके लिए ढाल लगाना, बहुत सारे ताम झाम वाले काम होते हैं। लेकिन एक बार यूनिट सेट हो गई तो काफी काम हमारा क्या होता है, बच जाता है। इसके लिए सूखी लैट्रिन के अतिरिक्त तो कोई अन्य निर्माण की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक घर के बाहर एक सूखी लैट्रिन बना देना, और उससे, सूखी का मतलब कि जैसे उसके लिए कोई आउटलेट ना हो, उसका इफ्लुएंट के लिए बहुत वो ना हो, तो वो बनाया जाता था पहले। इसके लिए फ्लश शौचागार बनाना पड़ता है और नगर में भूमिगत सीवर लाइनें डालनी पड़ती हैं, समझ गए होंगे। जल मांग, पानी की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 30 लीटर पानी से भी काम चल जाता है। केवल मल के लिए बात हो रही 30 लीटर में। यहाँ मल बहाने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता पड़ती है। इस पद्धति में प्राय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 से 135 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। लागत में यह एक सस्ती पद्धति है, निर्धन लोगों के लिए उपयुक्त है। यह एक अत्यधिक महंगी पद्धति है, धन के अभाव में सभी नगर पालिकाएं सीवर प्रणाली नहीं डाल पाती। बहुत जगहों पर अभी देश में सीवर नहीं गया हुआ है, वहां लोग अपनी सुविधा के लिए सेप्टिक टैंक बनाते हैं। सेप्टिक टैंक जब भर जाता है तो भी उसको कोई साफ करने वाला आता है, जो गाड़ी से जो उसको साफ करके चला जाता है, तो वो भी एक तरह से ढो करके ले जा रहा है आपका कचरा। तो वो भी एक तरीके की क्या है, मतलब मल वाहन प्रणाली का थोड़ा सुधरा हुआ रूप है। जल वाहन में सारा कचरा आप सीधे कहाँ छोड़ते हैं, सीवर में। तो सीवर जाता है और जहां तक बहा के ले जाना है सीधे ट्रीटमेंट प्लांट तक,
किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। श्रमिक, इस पद्धति के लिए कुशल व तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए, बस ढोने वाला काम चाहिए। यह एक जटिल प्रणाली है, इसके लिए अनेक तकनीकी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। यू आर वन ऑफ देम, आप भी उनमें से एक हैं। जो अगर आपका ड्यूटी ऐसी जगहों पर लगता है जहां पे सीवर वगैरह की व्यवस्था है तो फिर आप उसमें से एक होंगे। कह रहा है कि वातावरण, यह एक अस्वास्थ्यकर मलवहन प्रणाली में होता क्या है कि कोई भी ढोए और मतलब बाहर ये जो भी हो रहा है उसके वजह अस्वास्थ्यकर अनहेल्दी पद्धति है। इससे वातावरण दूषित रहता है, मल खुले कुंडों में पड़ा सड़ता रहता है और कई बीमारियों को फैलाता है, ठीक है। मल निपटान की यह एक स्वच्छ प्रणाली है, इससे किसी भी चरण पर वातावरण दूषित नहीं होता, जल स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। दृश्य, दृश्य मतलब कैसा वहां का सीन होता है। जब मल मूत्र जब खुली बैलगाड़ियों से नगर के बाहर ले जाया जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, नगर की शोभा जाती रहती है, मतलब घट जाती है उसकी। मल मूत्र भूमिगत नालियों से बाहर ले जाया जाता है, नगर की शोभा निखरती है, बिगड़ती नहीं। निर्माण कैसे होता है, कमरों का निर्माण सतत नहीं हो पाता, सूखी लैट्रिन मुख्य भवन से हटकर बनानी पड़ती है, जहां तक धूप वर्षा में जाने में परेशानी होती है। बाहर जो लोग जाते हैं और सूखा पहले बनाते थे तो वो जाने में उनको दिक्कत ये होती कि घर से थोड़ा सा दूर होता है और प्लस धूप बरसात झेल करके वहां तक पहुंच, क्योंकि घर के पास बनाएंगे दुर्गंध आएगी, वो खुला रहता है, ठीक है। भवन के मुख्य कमरों से सटा कर रखा जाता है और फ्लश शौचागार अंदर अंदर बनाई जाती है, खराब मौसम में भी लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। आप जो अभी अपने घर में यूज कर रहे हैं प्रणाली, वो कौन सी है, ये वाली जलवायु। भौम जल, मल मूत्र भूमि में रिसने से क्षेत्र का भौम जल दूषित हो जाता है, मल मूत्र पक्की भूमिगत नालियों सीवर में बहता है, अतः भौम जल पेयजल स्रोत सुरक्षित रहते हैं। सामाजिक स्तर, आज के सभ्य समाज पर कलंक है, ये विधि कलंक है पूरी, ठीक है ना, कि एक मनुष्य का मल दूसरा आदमी सिर पर उठाता फिरे, ये कलंक है एक्चुअली है। यह प्रणाली आज के विकसित समाज की शोभा और मापदंड है, मल मूत्र स्वतः बहकर नगर से बाहर चला जाता है, सही बात है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे कह रहा जाति वर्ग, मतलब इसमें मैंने पहले ही बोला कि जाति भी इसमें एक इन्वॉल्व कर दी गई, एक विशेष जाति के लोग ही ये काम करेंगे, इससे क्या हुआ, समाज में भेदभाव आया, ठीक है। गांधी जी को अलग अलग कारणों से आप लोग कुछ भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग गांधीवाद के खिलाफ हैं। देखिए कोई भी जिंदगी में एकदम गलत या एकदम सही नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है। गांधी के बारे में मैं बता दूं कि एकदम गलत और एकदम सही कोई नहीं होता, आपको गांधी को बहुत समझने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जीवन के स्टेज पर कभी गलतियां कर सकता है, मैं हूं, आप हूं, क्या आप कह सकते हैं कि परफेक्ट जिंदगी भर आपने बिल्कुल सही काम किया, कहीं ना कहीं मन में किसी न किसी चीज का रिग्रेट रहता है। मैं उनके किसी फैसलों को गलत या सही नहीं कहने वाला हूं, मैं एक सामान्य बात बता रहा हूं कि किसी से भी गलतियां हो जाती है। मैं उनकी एक खास बात बताऊं, उनकी एक छोटी सी कहानी है कि उनका जो टॉयलेट था उसको धोने के लिए वो खुद धोते थे, किसी को लगाते नहीं थे। दूसरी बात, जब वो आए थे ना तो वो वकील थे, ठीक है। और अगर आप हिस्ट्री को बहुत ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, मैंने नहीं कहा कि पढ़ेंगे, मैंने कहा ठीक से पढ़ेंगे और आज के समय से कंपेयर करेंगे, तब आप पाएंगे कि आप जो दूर से चीजों को देख रहे हैं और उस नजदीक के चीजों में बड़ा अंतर है, तो फिर गांधीवाद आपको बहुत क्लियर होगा। मैंने पहले ही कहा कि हर आदमी बिल्कुल सटीक हर डिसीजन नहीं ले सकता है। आप घर में ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कभी कभी कि सब्जी क्या बनेगी आज, ठीक है। और जब बात जिम्मेदारी की हो और बात पूरे देश की हो तो डिसीजन गलत सही दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए उस पर बातें बहुत सारी हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि व्यक्ति का डिग्री बढ़ता जाता है इंटेलिजेंस का। मैं अच्छा होऊंगा तो एक डिग्री तक 60%, 65% अच्छा हूं, 70% और अच्छा होऊंगा तो 75%। नो वन कैन बी परफेक्ट, परफेक्शन एक सीढ़ी है, वो कोई एक पॉइंट नहीं जहां आप पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। उनकी एक खास बात कि उन्होंने अपना टॉयलेट खुद धोया। उसके बाद जब एक बच्चे ने उनको बोला था, 1921 की बात है, जब कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, उनसे बोल दिया किसी ने कि आप अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाने की बात करते हैं और अपने सूट बूट पहन के घूमते हैं। वो अपना सूट बूट उसी दिन से निकाले और एक सिंपल खादी का कपड़ा पहन लिए। मैं नहीं कहता हूं कि ये ढकोसला है कि नहीं है कि क्या है, ये सब नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी हो, उनको क्या मालूम था कि बाद में वो पूजे जाएंगे। आप आज एक अच्छा काम कर सकते हैं बिल्कुल, यदि आपको पता हो कि उस अच्छे काम का रिजल्ट इतना भयंकर होगा कि आपकी पूजा होने लगेगी, तब आप अच्छा काम करेंगे।
लेकिन जब न पता हो आपको बिल्कुल कि हमारे अच्छे काम का कोई असर भी पड़ेगा कि नहीं, तो आप अच्छा काम नहीं करेंगे, बिकॉज इट नीड्स एफर्ट। तो इसको समझने का प्रयास करिएगा, आप कितने प्रतिशत, देखिए कभी भी किसी भगवान से अपनी तुलना करना अच्छा नहीं है। हम लोग की एक आदत है, हम लोग ना भगवान को हमेशा पिंजरे में बंद कर दिए, चाहे किसी महान इंसान को भी पूजा करते हैं कि अरे बाप इतना महान थे। एक चीज जान लीजिएगा, आप ही भगवान हैं, बस इतना मान लीजिए। क्योंकि जब कोई हम लोग भगवान किसी को बनाते हैं तो हम जानते हैं कि हम तो पाप करेंगे, अगला माफ करने के लिए बैठा हुआ है। जब आप खुद को भगवान मान लेते हैं, हर चीज में सर्वोच्च मानते हैं ना, तो आप सोचते हैं हमको कोई माफ करने वाला नहीं है, जो हूं मैं ही हूं, तो फिर आप गलतियां नहीं करेंगे। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी के ऊपर भी, मैं कहाँ चला गया, बट ठीक है, ये चीज बहुत खराब थी और इसके बारे में एक कदम गांधी जी ने उठाया था, ठीक है ना। यह पद्धति एक विशेष वर्ग पर थोपी गई है, जब वो अपने सिर पर रखकर मल वहन का यह कार्य छोड़ देंगे तब यह पद्धति स्वयं चरमरा जाएगी। मतलब यदि ये लोग उस काम को करने से मना कर दें तो फिर यह पद्धति खत्म। मतलब एक वर्ग के ऊपर डिपेंडेंसी भी है प्लस उसका नुकसान भी है, तो डिपेंडेंसी भी खत्म होगी और ये भी, ठीक है। चलिए, तो अब जाति अब भविष्य, इस घृणित पद्धति का कोई भविष्य अब किसी भी सभ्य समाज में नहीं है और अब सभी देशों में जलवहन पद्धति का ही भविष्य, भले ही इसके लिए वित्तीय साधन बटोरने में दिक्कत है, मतलब थोड़ा महंगा है, लेकिन फिर भी अब इसी का प्रचलन है। समझ में आ गई होगी बात मेरी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर कट बात हुई। अब ये था आपका जलवहन और मलवहन प्रणाली में अंतर। अब आगे क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से देखिए ये बकवास बात, दूसरा का सब बोला है कि देखिए यहाँ पे वर्षा जल से क्या आशा है, बारिश का पानी से, तथा अपवाह जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए सूत्रों की व्याख्या करें। बहुत बुरा नहीं है ये, इसका भी क्वेश्चन हो सकता है और इरिगेशन का भी हो सकता है, ये दोनों का क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब बरसात होती है उसका अपवाह निकलता है, रन ऑफ, तो वो नालियों से होकर बहता है, तो नालियों के डिजाइन में इसकी जरूरत पड़ सकती है, बट मोस्टली ये इरिगेशन का क्वेश्चन है। लेकिन यहां भी आ सकता है, ये बुरा भी नहीं कह सकता हूं बिल्कुल, वो वाला तो बिल्कुल बेकार था, ठीक है। अब बात करते हैं कि तूफानी या वर्षा जल, स्टॉर्म वाटर क्या होता है। जब वर्षा होती है तो पृथ्वी पर गिरने वाले पानी का कुछ भाग वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है और कुछ भाग मृदा के संलग्नता अवशोषण के कारण भूमि में रह जाता है। शेष बड़ी मात्रा में वर्षा जल भूमि की सतह पर बहने लगता है, इसे तूफानी, झंझावत या वर्षा जल अथवा रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले वर्षा जल की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जब कहीं पर बारिश होती है तो कुछ पानी रिस गया, कुछ पानी वाष्पीकृत हो गया, जो बह निकलता है उसी को रन ऑफ कहते हैं। और रन ऑफ को हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए नालियां सड़कों के किनारे नहीं बनाएंगे, तो सड़कों पर ये रन ऑफ क्या करेगा, टहलेगा, यही चीज ना। तो रन ऑफ को हटाने के लिए हम लोगों को नालियां बनानी पड़ती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, किसी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाला वर्षा का जल कितना, किसी क्षेत्र से कितना पानी प्रवाहित होगा, वो किस पर निर्भर करता है, वर्षा की तीव्रता, यानी कितनी तेज और कितनी देर तक बारिश हुई, तीव्रता और अवधि मतलब कितना तेज और कितनी देर तक बारिश हुआ। वर्षा क्षेत्र की स्थलाकृति, यानी जो क्षेत्र है वो कैसा है, अगर प्लेन है तो रन ऑफ उस पर टिकता है, स्टिपी है तो जल्दी से निकल जाता है, अगर कोई ढालू क्षेत्र है तो वहां पानी तेजी से निकलता है, ठीक है। वायु प्रचलन तथा क्षेत्र का तापक्रम, मतलब वहां का हवा कैसी चलती है और वहां टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तब भी रन ऑफ जल्दी गायब हो जाता है। तो ये सब रन ऑफ की मात्रा को प्रभावित करने वाले कहीं ना कहीं कारक हैं। छतों, आंगन तथा खुले क्षेत्रों से बहता हुआ वर्षा जल खुली नालियों अथवा भूमिगत नालियों में प्रवेश कर जाता है। वर्षा जल की मात्रा घरेलू सीवेज के शुष्क ऋतु प्रवाह से कई गुना अधिक होती है। अब ये शुष्क ऋतु प्रवाह क्या है, जिसको बोलते हैं DWF, ड्राई वेदर फ्लो। ये ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है, जब कोई भी बरसात वगैरह ना हो रही हो तो ना आप घर में यूज कर रहे हो अपना सीवेज वगैरह, जो भी फ्लश वगैरह हो, तो उस समय सीवेज में जो प्रवाह हो रहा हो उसको ड्राई वेदर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। ड्राई वेदर फ्लो है, उस समय कोई और पानी नहीं जा रहा पाइप के अंदर सीवर के, तो उसको DWF कहते हैं। लेकिन बरसाती पानी भी जब मिलने लगता है तो ये माना जाता है कि 6 गुना ज्यादा फ्लो बढ़ जाता है उस समय। कब? रेन वाटर जब सीवर में जाने लगती है तो ड्राई वेदर फ्लो का 6 गुना डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो अब दिक्कत एक आ जाती है ना, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग अरेंजमेंट है। यदि मान लीजिए हम छोटी नाली बनाए जिसमें सीवेज जा रहा हो, ठीक है, तो ड्राई वेदर फ्लो बढ़ने पर
उसमें पानी की मात्रा इतनी, सॉरी वो रेन वाटर बढ़ने पर इतनी मात्रा बढ़ जाएगी, पूरा डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, यदि हम लोग बड़ी नाली बना देंगे, चलो दोनों, जब नहीं तो नॉर्मल चलेगा, नहीं तो बरसात हुई तो बरसात का पानी भी जाएगा। तो एक नुकसान तब है कि जब बरसात नहीं होगी ना, तो बहुत बड़ी सी पाइप रहेगा, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए तो बहेगा ही नहीं, सिल्टिंग होने लगेगी, जमाव होने लगेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि घर, छत, आंगन का पानी प्लस सीवर को तो एक में मिला दे, लेकिन जो बरसात का जल है उसके लिए सतही नालियों का निर्माण किया जाए, उसको सीवर में न मिलाया जाए। इसको पार्शियल सीवरेज सिस्टम कहते हैं। सीवरेज सिस्टम तीन होते हैं, एक सेपरेट सिस्टम होता है, एक कंबाइंड सिस्टम होता है, एक पार्शियल कंबाइंड सिस्टम होता है। सेपरेट ये सब इसमें नहीं है, तो सुन लीजिए, जब सीवेज को कैरी करने के लिए सीवर होता है, बाकी सारे पानी को अलग से, जैसे सीवर का मतलब फ्लश को कैरी कर रहा है जो टॉयलेट से निकला, लेकिन जो छत आंगन का पानी है, बरसात का पानी, उन सबको सतही नालियों में छोड़ा जा रहा है, तो इसको कहते हैं सेपरेट सीवरेज सिस्टम। यदि छत आंगन का, घर का पानी, छत आंगन का भी, जो बरसात हुई छत आंगन का भी पानी यदि सीवर में जा रहा है, ठीक है, और छत आंगन का पानी और बरसात में रोड का पानी, ये किस में जा रहा है, सीवर में जा रहा है, प्लस ये भी जा रहा है सीवेज भी अपना, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम, सब एक ही में जा रहा है। लेकिन यदि ऐसा किया जाए कि सड़क पर गिरने वाला पानी सतही नालियों में जाए, अब घर आंगन वाला नहीं, घर आंगन वाला बरसात का ही पानी, लेकिन उसको सतही नालियों नहीं, वो और पूरा घर का कचरा वो सीवेज में चला जाए, तो इसको कंबाइंड कहते हैं। बात समझ रहे हैं? कंबाइंड में पार्शियल कंबाइंड कहते हैं। पार्शियल कंबाइंड का मतलब होता है कि जो सड़क पर पानी बह रहा था, रन ऑफ था, वो पानी सतही नालियों में, और जो छत वगैरह का बरसात का पानी है वो सीवेज के साथ मिल जाए, तो कंबाइंड भी है, लेकिन पार्शियली, पूरी तरह से सबको एक ही में नहीं डाला गया, बल्कि सड़क पर रन ऑफ को अलग, और जो घर का रन ऑफ प्लस सीवर है उसको एक साथ, ये पार्शियल कंबाइंड या पार्शियल सेपरेटेड, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, ठीक है, कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पूछा कि वर्षा जल से क्या आशय, बता दिए। अपवाह जल यानी रन ऑफ की मात्रा ज्ञात करने के लिए सूत्र। अब रन ऑफ की मात्रा ज्ञात करने के लिए कई लोगों ने अलग अलग सूत्र दिया, जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए होता है, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्रों के लिए कैसे, युक्तिक संगत सूत्र है, रैशनल फार्मूला Q इक्वल टू AIR/360 और क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। किसी क्षेत्र का एरिया ए जो है वो हेक्टेयर में हो, ठीक है ना, यहाँ एरिया जो है आपका, आवास क्षेत्रफल हेक्टेयर में है, और आई जो है वर्षा की तीव्रता मिलीमीटर प्रति घंटे, एक घंटे में कितनी वर्षा हो रही है, और आर जो है क्षेत्र का अपवाह या पारगम्यता गुणांक होता है। ये रन ऑफ फैक्टर क्या होता है, किसी क्षेत्र में मान लीजिए 100 लीटर पानी बरसा, ठीक है, 100 लीटर पानी बरसा, तो कितना लीटर जो है वो बह गया, कितना लीटर जो है वो बह गया, और कितना बच गया। तो जो रिटेन्ड वाटर है और अपॉन क्या है, रिटेन्ड वाटर अपॉन टोटल वाटर, तो उसको कहते हैं अपवाह गुणांक, ठीक है ना। तो ये अपवाह गुणांक होता है, रन ऑफ फैक्टर होता है। ये Q इज इक्वल टू AIR/360 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, हर सेकंड कितना पानी जो है वो निकलेगा, यह निर्भर करता है बरसात की मात्रा, वर्षा की तीव्रता और क्षेत्र का अपवाह गुणांक पे। क्षेत्र जितना ही अपारगम्य, अपारगम्य मतलब समझते हैं, पारगम्यता जितनी कम होगी रन ऑफ उतना बढ़ता जाएगा, मतलब पारगम्य तो सूख जाएगा, अगर अपारगम्य है, बिल्कुल पत्थर की जमीन है, तो पूरा पानी बहेगा, रन ऑफ बढ़ जाएगा। तो इसके लिए वो सूत्र तो रैशनल था, फिर कुछ अनुभविक सूत्र आए, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला लोगों ने दिया, जिसके लिए अनुभविक सूत्र में मैक का सूत्र है, AIR/148 S/8 इन्होंने इसके बारे में बताया। फैनिंग का फॉर्मूला है आपका, फिर उसके बाद फूलर का फॉर्मूला है, कई लोगों ने दिया। अब ये सब फॉर्मूला एक बार देख के जाइएगा, याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, एक आध दो ठो याद करके एग्जाम टाइम में चले जाइएगा। अब सतही नालियों के कौन कौन से गुण होते हैं, एक सतही नाली है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, सरफेस ड्रेनिंग, इसके बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो सतही नालियों के वांछित गुण कौन कौन से हैं उसको एक बार देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कौन कौन से गुण है, रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है। तो सतही यानी खुली नालियों को निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होना चाहिए, मतलब एक जो खुली नाली है उसको इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। क्या क्या वो आवश्यकताएं हैं जरा देखिएगा। सबसे पहली बात, ठीक है, कि प्रवाह या कम निसरण पर भी, जैसे कई बार नालियों में प्रवाह बहुत कम होता है तो वो फिर उसमें जमाव होने लगता है। यदि पानी तेज बहे ना तो नालियां साफ रहेंगी,
जब काफी कम पानी बहता है, कम प्रवाह हो, तो लगती हैं उसमें भराव होने लग, भटने लगती हैं नालियां। तो वो स्वतः शोधी वेग यानी अपने आप को साफ कर लेने के बराबर वेग उसमें आ जाए, ऐसा बनाया जाए। ऐसे अगर अंडाकार बनाया जाएगा ना तो स्वतः शोधी वेग अपने आप आ जाता है, तो वो उसके आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, यह कम मिश्रण पर भी स्वतः शोधी वेग धारण कर सके, यानी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, क्लीनिंग वेलोसिटी। ठीक है ना। कह रहा कि निम्नलिखित ताकि निलंबित ठोस पदार्थ जैसे कचरा, रेत, मिट्टी, कंकड़, राखी इत्यादि नीचे तली पर न जमने पाए। ठीक है। जल रोधकता, इनका निर्माण किसी जलरोधी पदार्थ जैसे पत्थर, ईंट अथवा कंक्रीट से होना चाहिए। इनसे पानी रिसकर पास वाले मकानों की नींव व दीवारों में न जाने पाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आकार, नली का जो कम गहरी, भीतर से साफ, चिकनी तथा टिकाऊ होनी चाहिए। इसके जोड़ दृढ़ तथा वक्र उचित होने चाहिए ताकि प्रवाह में अधिक हलचल न उत्पन्न हो। फिर आता है मुक्तांतर यानी फ्री बोर्ड, नालियों का ऊपर से जो छोड़ा जाता है। नाली के शीर्ष पर पर्याप्त मुक्तांतर, मुक्तांतर का मतलब हुआ फ्री बोर्ड रहना चाहिए ताकि निसरण के बढ़ने पर यह अधिक प्रवाहित न हो और पानी बाहर निकलकर सड़क पर इधर उधर न फैल जाए। निर्माण लागत, खुली नालियों का निर्माण सस्ता और अनुरक्षण सरल हो। अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस, और बनाने में भी सरल हो और बाद में निर्माण भी सस्ता हो। इनकी सफाई करने में कठिनाई होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये सब तो नालियों के गुण थे। सीवेज फिल्टरन क्या है? सीवेज का फिल्टर, देखिए सीवेज में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि उसको सबसे पहले छानना यानी स्क्रीनिंग होता है, फिर उसके बाद उसका ग्रीट चैम्बर से ले जाते हैं, फिर उसके बाद स्कीमिंग टैंक यानी उसका ग्रीस चैम्बर जिसको बोलते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट में ये सब होता है ना। फिर उसके बाद उसका सेडिमेंटेशन करते हैं, उसके बाद फिल्टरेशन। सीवेज के फिल्टरेशन को ये नहीं समझना चाहिए कि सीवेज के फिल्टरेशन में उसको फिल्टर किया जा रहा है, नहीं। सीवेज के फिल्टरेशन में असल में उसकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी की जाती है। ये थोड़ा सा मन का भ्रम लगता है सुनने में, सीवेज फिल्टरेशन में सीवेज को फिल्टर किया जाता होगा बालू से, नहीं। उसको ऐसी सतहों से छाना जाता है ताकि उसमें हवा ज्यादा से ज्यादा घुले और उसमें ऑक्सीडेशन डिमांड उनकी पूरी हो जाए। ऐसे इस क्रिया को सीवेज का फिल्टरेशन कहते हैं। पानी के शोधन के लिए जो फिल्टर किया जाता है वह आंतरिक फिल्टरन कहलाता है। उसमें पानी को बालू की मोटी परत से गुजारते हैं, ये पानी की बात करा। परंतु सीवेज फिल्टरेशन जैविक फिल्टर यानी बायोलॉजिकल फिल्टर होता है, जिसमें वायुजीवी बैक्टीरिया मतलब जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अन्य सूक्ष्म जीवाणु सीवेज पर क्रिया करके जटिल कार्बनिक यौगिकों को साधारण स्थिर तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं और सीवेज के ऑक्सीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। मैंने बोला था कि सीवेज में जो भी कचरा है उसको खत्म होने के लिए और टूटने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम उनको ऐसे फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर, टपक टपक के गिराते हैं सीवेज को। सीवेज जब ऊंचाई से टपकता है तो उसके वो जो हवा के संपर्क में आता है और उससे उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो वो फिल्टरेशन पानी के फिल्टरेशन से काफी अलग है। पानी का फिल्टरेशन में तो मोटी बालू से पानी को गुजार दिए, पानी छन के आ गया, दैट इज कॉल्ड वाटर फिल्टरेशन। बट सीवेज फिल्टरेशन में उनकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी की जाती है, ज्यादा हवा देकर के, ज्यादा ऑक्सीजन देकर के, एनी हो। इसके तीन तरीके हैं। जो जैविक फिल्टर होते हैं जिनको बायोलॉजिकल फिल्टर कहते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। उसमें पहला होता है, पहला आंतरायिक बालू फिल्टर या इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर। ये तो सिंपल पानी की तरह ही फिल्टर होता है जिसे सीवेज को छाना जाता है, लेकिन ये उतना कारगर नहीं होता है। ठीक है ना। ये छानते समय भी बालू के बीच में गैप होता है और अशुद्धियां ऊपर रुक जाती हैं और सीवेज नीचे आता है, तो इससे क्या होता है, ये पानी की तरह ही काम करता है ये जो आंतरायिक बालू फिल्टर है। लेकिन जो संपर्क तल फिल्टर होता है, कॉन्टेक्ट बेड फिल्टर, इसमें बहुत बड़े एरिया पर बालू फैलाया गया रहता है और उसके कांटेक्ट में बहुत फैला करके, मतलब इन फिल्टर की गहराई कम रखी जाती है और सीवेज को उसके ऊपर फैला दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट बेड। और उसके संपर्क में जब सीवेज आता है तो काफी फैलता है, कचरा जमा होता है और उसकी ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, पूरी होती है। और एक होता है टपकने वाले ट्रिकलिंग फिल्टर, सबसे अच्छा यही है। ट्रिकलिंग फिल्टर में बालू को ऊंचाई से टपकाया जाता है, ऐसे मोटर के द्वारा घुमाते हुए सीवेज को टपकाया जाता है और वो टपक टपक करके उनकी ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, पूरी हो जाती है। तो ये थे फिल्टर के टाइप। इनको डिटेल में देखिए पढ़ना हो तो सिंपल सी बात है, मेन बैच में या फिर नोट्स की मदद से इसको पढ़ लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। वैसे मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात की है, जिन जो लोग पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा बिल्कुल कि सर ये सब बात आप बार बार ऑक्सीजन डिमांड पर जोर दे रहे थे उस समय। देख लीजिए क्वेश्चन आया हुआ, ये सब टेक्निकल बात है। जो मेन बात है अगर वो आप जानते रहेंगे तो इधर उधर की बातें खूब घुमा के ऐड करेंगे। कुछ लोग मेन बात ही घुमा देते हैं, देखो मेन बात सही लिखो और दूसरी दूसरी बातों को घुमाओ,
कुछ लोग दूसरी दूसरी सही बातें लिख के क्या करेंगे, जब मेन बात को घुमा देंगे आप। मेन बात यह है कि सीवेज को ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है डिकम्पोज होने के लिए, और जैविक फिल्टरेशन यानी बायोलॉजिकल फिल्टरेशन जो होता है, ये जो बायो फिल्टर होते हैं वो ऑक्सीजन डिमांड की पूरी करते हैं, ना कि उनको छानते हैं। माइंड इट। इमहॉफ टैंक के कुशल संचालन। इमहॉफ टैंक क्या होता है? सेप्टिक टैंक का सुधरा हुआ रूप है जिसमें स्लज डाइजेशन और सेडिमेंटेशन दोनों साथ साथ होता है। मुख्य बात ये थी, इमहॉफ टैंक सेप्टिक टैंक का सुधरा हुआ रूप है जिसमें अवसादन के साथ साथ इसका स्लज डाइजेशन भी होता है। स्लज डाइजेशन क्या होता है? जो जानते हैं आप, जब भी हमारा मल जो है जाता है तो पहले उसमें कई क्रियाएं होती हैं, फिर धीरे धीरे वो भारी होकर जमीन पर बैठ, पहले तो फैट में हल्का रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे टूट करके जमीन पर बैठता है, तो जो अंत में कचड़ा बचता है उसको स्लज बोलते हैं, जिसमें पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है, वो सेमी सॉलिड टाइप से हो जाता है। फिर उसको बाद सेमी सॉलिड नहीं कहेंगे, मतलब स्पंजी हो जाता है। फिर वो जाके जब सड़ता है और डाइजेस्ट होके और हल्के पदार्थों में टूटता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? स्लज का डाइजेशन। तो सेप्टिक टैंक में केवल यही होता है कि सेडिमेंटेशन, लेकिन जो इमहॉफ टैंक होता है, असल में आपके घर में जो होता है ना वो इमहॉफ टैंक होता है, बोल देते हैं लोग सेप्टिक टैंक, वो होता है इमहॉफ टैंक है। तो सेप्टिक टैंक से थोड़ा बेटर होता है इमहॉफ टैंक, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इमहॉफ टैंक ही हो। जैसे सेप्टिक टैंक में एक ही चैम्बर दोनों है, इमहॉफ टैंक में दोनों में अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, ऊपर सेडिमेंटेशन हो रहा है, नीचे स्लज डाइजेशन हो रहा है। डायग्राम उसका दिखाया नहीं गया, आप लोग देख सकते हैं, किताबों में मिल जाएगा इसका डायग्राम, ठीक है। इमहॉफ टैंक की देखिए, इसमें इमहॉफ टैंक के कुशल संचालन मतलब ठीक से काम करने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं और इसके गुण दोष बताइए। प्रवेश के पास स्लज के अधिक जमाव को रोकने के लिए तथा इसे समान रूप से करने के 24 घंटे में एक बार इमहॉफ टैंक को प्रवाह की दिशा पलट दी जाती है। मतलब स्लज इधर से आ रहा है, अंदर जा रहा है, कई बार यहाँ जमा हो जाता है तो उल्टा चला दिया जाता है इमहॉफ टैंक को ताकि साफ हो रहे, तो प्रवाह की दिशा बदल दी जाती है 24 घंटे में एक बार। इमहॉफ टैंक की दैनिक देखभाल करनी चाहिए, इससे टैंक की कार्यक्षमता बढ़ती है, दूषिता कम होती है और वातावरण साफ बना रहता है, ठीक है। एक होता है स्कीमर जो ग्रीस हटाता है ऊपर से, सहायता से प्रतिदिन प्रवाह टैंक के ऊपर से स्कम यानी जो जमा हुआ हल्के पदार्थ जो स्कम होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, पानी में तैरते हैं, उनको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? स्कीमर्स का हटा देना चाहिए 24 घंटे में एक बार। गैस द्वार में एकत्रित हुई स्कम को प्रतिदिन हिलाते रहना चाहिए ताकि पाचन टैंक से गैस है। मान लीजिए कोई टैंक है, उसमें क्या होता है कि मल आया और मल ऊपर चला गया, डाइजेस्ट होके वो नीचे जाता है लेकिन पहले ऊपर जाके तैरता है, तो तैरते समय वो कई बार जो वेंटिलेशन की पाइप होती है ना उसके दरवाजे पे चला जाता है, तो फिर गैसें नहीं निकल पाएंगी। तो वेंटिलेशन पाइप के पास में स्कमिंग क्या होनी चाहिए? हटाते रहनी चाहिए ताकि जो दूषित गैसें बाहर निकल जाएं, नहीं तो इसमें ऐसी जहरीली H2S गैस बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो विस्फोट तक करा सकती है, ठीक है ना। आगे एक चीज जान लीजिए, ये गैसें बाहर निकलती रहे। झिर्री स्लॉट की समय समय पर सफाई करते रहनी चाहिए। संतोषजनक स्लज उपचारण के लिए स्लज को उदासीन क्षेत्र न्यूट्रल जोन से पर्याप्त नीचे रखना चाहिए। पाचन टैंक की धारिता बनाए रखने के लिए पाचित स्लज को समय समय पर बाहर निकलना चाहिए। मान लीजिए जो स्लज ऊपर इकट्ठा हुआ धीरे धीरे नीचे जम रहा है, जमते गया तो ये पूरा नीचे जम गया, इसको समय समय पर नहीं हटाएंगे तो ऊपर वाले का डाइजेशन होने से ये भरने लगेगा, फिर ये उतना कैपेसिटी इसकी अच्छी नहीं रह पाएगी, ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए समय समय पर इसको जो पाचित स्लज है यानी डाइजेशन हो चुका है उसको हटाइए, ठीक है। गैस द्वार वेंट आवश्यक रूप से बनाने चाहिए, अन्यथा मीथेन आदि गैसों के रुक जाने के कारण टैंक में विस्फोट हो सकता है। जो बात अभी मैंने थोड़ी देर बोली, मीथेन हो या हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही विस्फोटक गैसें हैं। अब इमहॉफ के गुण और दोष क्या है उसको भी देख लीजिए। पहले गुण की बात करते हैं, इसमें अवसादन टैंक तथा पाचन टैंक दोनों के गुणों का मैंने अभी भी बोला कि सेप्टिक टैंक में केवल अवसादन होता है, लेकिन इसमें अलग अलग चैम्बर में सेडिमेंटेशन और वो दोनों होते हैं। हालांकि स्लज डाइजेशन भी होता है सेप्टिक टैंक में, लेकिन उसके लिए अलग से चैम्बर नहीं बनता है, लेकिन इमहॉफ में अलग से चैम्बर होता है, ठीक है। कि गुणों का समावेश होता है यह टैंक सेप्टिक टैंक से बेहतर सिद्ध हुआ है, मतलब सेप्टिक टैंक की तुलना में बेहतर सिद्ध हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, और दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, इसके संचालन में कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सब इसके क्योंकि ये काम करता रहता है। सीवेज का अवसादन तथा स्लज पाचन प्राकृतिक तौर से होता है, संपीड़ित वायु या सीवेज की किसी स्टेज पर आवश्यकता नहीं रहती है। यह टैंक संचालन तथा अनुरक्षण में मितव्ययी सिद्ध हुआ है, स्लज निपटान की समस्या कम होती है, ठीक है। लेकिन दोष क्या है, यह टैंक बहुत गहरे 10 मीटर होते हैं, क्योंकि ऊपर होता है सेडिमेंटेशन और उसके नीचे होता है स्लज डाइजेशन, तो काफी गहरे होते हैं 10 मीटर।
अतः जमीन से नीचे इसको निर्माण करने में पर्याप्त कठिनाई आती है। हॉपर बॉटम, मतलब बॉटम इसका क्या होता है, नीचे से नली के आकार का ऐसे हॉपर होता है। सेप्टिक टैंक तो सीधे आयताकार होते हैं, ये ऊपर आयताकार और नीचे हॉपर, हॉपर मतलब कुप्पी के आकार का होता है। देखे होंगे अगर आप किताब में, डायग्राम याद आ रहा होगा। हॉपर बॉटम होने के कारण इनके अवभूमि में धंस जाने की संभावना बनी रहती है। सीवेज उपचार पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता, ठंडी ऋतु में इसकी क्रिया धीमी पड़ जाती है, तो ये घंटा, ये तो सेप्टिक टैंक में भी नहीं हो पाता। तो ये इमहॉफ टैंक का गुण दोष नहीं है, ये किसी भी टैंक का गुण दोष है, उसमें ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, स्लज पाचन समान रूप से नहीं होता और गैस द्वार पर झाग अधिक एकत्रित हो जाती है, ये भी दोनों का दोष है, केवल इमहॉफ में नहीं सेप्टिक में भी ये होता है। यह टैंक अधिक अम्लीय तथा औद्योगिक सीवेज के उपचार के लिए अनुपयुक्त होता है। जाहिर सी बात है, ये टैंक और उस टैंक में अंतर होता है। औद्योगिक सीवेज जो होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, वो हमारे सीवेज में तो और ही दिक्कत कर देगा, इसलिए दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। जानते हैं आपके घर में कभी भी टॉयलेट सीट के अंदर पाउडर वगैरह या डिटर्जेंट वगैरह या ऐसी कोई क्लीनिंग चीज नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। बैक्टीरिया ही तो उसका आप मार्जन करते हैं, मतलब उसको ठीक करते हैं। तो ये सब जा करके जो पाउडर या साबुन का घोल यदि टॉयलेट में आप डाल रहे हैं तो नुकसान करने वाला है। और औद्योगिक सीवेज में ऐसी चीजें होती हैं जो सीवेज जो आपका सेप्टिक टैंक है उसके अंदर के बैक्टीरिया को मार सकते हैं, और बैक्टीरिया मरे तो फिर जो डाइजेशन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, स्लज पाचन पर दूषित गैसें बाहर आती हैं जिससे वायुमंडल में प्रदूषण फैलता है। बहुत बढ़िया बात बोले हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये बिना कंपैरिजन के बात तो नहीं समझ में आती है। कौन सा टैंक है जिससे गैसें बाहर नहीं आएंगी? एक ही टैंक है कि उन गैसों को कहीं ना कहीं ले जाकर के दूसरे रूप में यूज कर लिया जाए, नहीं तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। बड़े नगर के सीवेज उपचार के लिए टैंक काम नहीं दे पाते, क्योंकि बड़ी संख्या में लंबे चौड़े तथा इतने गहरे टैंक का निर्माण करना कठिन होता है और निर्माण लागत भी अधिक आती है। ये छोटी यूनिट के लिए काम करते हैं और सेप्टिक टैंक तो केवल घर के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन एक दिया है, गांवों में ईंट तथा खड़ंजों से निर्मित सड़क कैसी तथा इनका निर्माण कैसे होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले आपके सिलेबस में, ये पेपर पुराना है, पहले आपके सिलेबस में वाटर सप्लाई सैनिटरी एंड विलेज सैनिटेशन भी था, ग्रामीण स्वच्छता भी, उसमें ये टॉपिक था, जो कि अब एग्जाम में आपके नहीं आएगा क्योंकि वो पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया गया। ग्रामीण स्वच्छता, तो ग्रामीण स्वच्छता जब था तब उसमें ये क्वेश्चन देता था, अब इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने मन के लिए पढ़ लें, पहले एक टॉपिक होता था ग्रामीण स्वच्छता का, यानी विलेज सैनिटेशन का, तो आई रिकमेंड कि आपको जरूरत नहीं है इसकी अब। ठीक है, फिर उसके बाद करा कि जल प्रदूषण के कारण तथा इसको दूर करने के उपाय। आप इन्वायरमेंट भी अगर थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो जल प्रदूषण उसमें था, और जल प्रदूषण के कारण और उपाय बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप खाली एक बार रीडिंग लगा लेंगे ना तब भी कोई जल प्रदूषण के उद्योग हैं, हम लोग मिलके गंदा कर रहे हैं, इन्वायरमेंट वाला देख लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा अपने आप। तो जल प्रदूषण के ये पढ़ाने वाला बहुत टॉपिक नहीं है, ये आप पहले भी थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। एक बार बस आपको रीडिंग लगा के देखना है कि जल प्रदूषण, हालांकि ये भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इसमें नहीं आना चाहिए, ये भी ग्रामीण स्वच्छता में हो सकता आता, आपको केवल टेक्निकल बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जल प्रदूषण पर रोक वगैरह की बात करा है। भौम जल पुनः भरण के लाभ बताइए, ये ग्राउंड के जो वो कह रहा है कि ग्राउंड रिचार्ज को, ये थोड़ा ठीक टॉपिक है, ये टेक्निकल है। भौम जल पुनः भरण का मतलब होता है, पुनः भरण का मतलब रिचार्ज। पानी देखिए लगातार तल गिरता जा रहा है, पानी का तल लगातार गिरता जा रहा है, उसको फिर से ऊपर उठाने या ठीक करने को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है, भौम जल पुनः भरण के लाभ क्या है। बिल्कुल, धरती पर प्रवाह जल की कमी होने पर अवभूमि में जल उपलब्ध होता है। यदि हम लोग पानी को जमीन में वापस डाल दें, ये कैसे कैसे संभव है, कई जगह ऐसे कुएं बनाए जाते हैं जो पानी खींचने के लिए नहीं, पानी डालने के लिए बनाए जाते हैं, जो वापस ग्राउंड पानी को क्या करते हैं, भेज देते हैं। ये कब का क्या लाभ है कि जब ऊपर पानी सूख जाएगा तो जमीन के अंदर पानी हमको मिल जाएगा। ठीक है, भौम जल एक स्थायी जल बैंक, वाटर बैंक है। जब भूमि पर कहीं से जल ना मिले तो भूमि खोद कर जल निकाल सकते हैं, यदि रहेगा तभी ना, आज रिचार्ज किए रहेंगे तब ना कल निकालेंगे, एफडी है वो, तोड़ेंगे तो ज्यादा ही देगा। लंबे समय तक वर्षा न होने पर अथवा नदियों तालाबों के सूख जाने पर भौम जल सदा उपलब्ध रहता है। भौम जल उपलब्ध होने पर कुओं के सूखने का भय जाता रहता है। अत्यधिक गहरे नलकूप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप रिचार्ज किए रहेंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर रहेगा। बैंगलोर वगैरह में 2-2 हजार फीट तक पानी नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इतना पक्का बना दिए सड़कों को, नालियों को, इतना पक्का कि पानी रिस्क करके दूर चला जा रहा है, वहां पानी कहीं रिस्क के अंदर जा ही नहीं पा रहा है। तो रिस्क के जब कच्चा रहेगा तब ना पानी जाएगा। पक्की नालियों का सबसे बड़ा नुकसान है कि ग्राउंड वाटर में क्या आती है, कमी आती है। तो हम लोग चाहते हैं कि पानी हमें मिल जाए कुछ ही गहराई पे,
तो उसके लिए आपको रिचार्ज करना चाहिए पानी को, और पक्की नालियों का निर्माण वहीं करें जहां आवश्यकता हो। भौमजल शुद्ध व साफ होता है क्योंकि भूमि की परतों से रिसते समय स्वतः फिल्टरित हो जाता है। सड़कों, पार्कों व छतों से फालतू पानी और भूमि में भेजकर नगर को बाढ़ग्रस्तता से बचाया जा सकता है। रिचार्ज करने का एक मतलब, मान लीजिए कई जगह पर ऐसे कुएं हैं जो पानी को जमीन में भेज रहे हैं, तो कहीं बाढ़ आती तो उस पानी को भी भेज देंगे, तो बाढ़ का पानी जो इधर उधर फैलता है, यदि हमारे पास रिचार्ज टेक्नोलॉजी है तो हम लोग उस पानी को जमीन के अंदर भेज करके बाढ़ से भी बच सकते हैं। बाद में काम आएगा तो ठीक है, अभी बचाएगा भी एक तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका भौम जल पुनः भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में, फायदे उसके। जल आपूर्ति परियोजना क्या है? जल आपूर्ति परियोजना क्या है यानी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट क्या होते हैं? तो योजना के लिए विचारणीय कारक क्या? इसके विचारणीय कारक मतलब क्या फैक्टर है जिनको ध्यान में रख करके आप एक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट या प्लांट को बनाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं योजना के विचारणीय कारक। जल आपूर्ति परियोजना बनाते समय जनसंख्या, बहुत सारे पहलू हैं, बात करते हैं अभी। पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाए ताकि जल व्यवस्था को अपने अविकल्प अवधि यानी डिजाइन करें। जब भी पानी का कोई प्लांट बनाया जाता है ना, कि जब हमको इस जगह को पानी देना है, पहले तो जगह कितना बड़ा है, कितने लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, कितने सालों तक उनको पानी देना है, उसको कहते हैं डिजाइन पीरियड, जितने सालों तक पानी देना। इन सब मुद्दों पर जब ध्यान रखेंगे, प्रति व्यक्ति डिमांड पर ध्यान रखेंगे, तभी ना सप्लाई यूनिट बन पाएगी। कि आज बनाए, अरे आज 1 लाख लोगों के लिए बनाइए, घंटा 40 साल तक कम से कम सप्लाई व्यवस्था चलेगी, 40 साल बाद कितने लोग वहां पे हो जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ाते समय सबसे पहले पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ाई थी मैंने, कि जनसंख्या का आगे 10 साल की जनसंख्या, 20 साल 30 साल की जनसंख्या की गणना करना सीखिए। इस पर बात किया था सबसे पहले, क्यों? क्योंकि आपूर्ति व्यवस्था अगले कुछ दशकों के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, सुचारू रूप से ढंग कार्य कर सकती रहे। केंद्र या प्रांतीय सरकार जिसका इस कार्य में धन लगा हुआ है, इस परियोजना को सफल देख सके। योजना यथासंभव अल्पव्ययी मतलब मितव्ययी यानी इकोनॉमिकल होनी चाहिए तथा यह अधिकतम लाभप्रद भी हो। सामान्यतः जल आपूर्ति परियोजना 2 से 3 वर्षों में पूर्ण हो जाती है, बनती 200 से 300 वर्षों में है। एक बार शुरू किया काम तो 2-3 साल बनने में लग जाता है। जैसे एक डैम बनना शुरू हुआ है, इतना दिन बाद अब जाके पूरा हुआ है, कई सौ मतलब 20-25 साल बाद। तो ऐसे परियोजनाएं बहुत सारी शुरू हुई हैं, लेकिन वो परियोजनाएं खत्म होने में कई बार सालों लग जाते हैं, तो फिर परियोजनाएं उतनी लंबी चलती नहीं है, पूर्ण हो जानी चाहिए। और यह अगले 30-40 वर्षों तक सुचारू ढंग पर लाभकारी बनी रहनी चाहिए, मतलब अगले 30-40 सालों तक की जनसंख्या का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। योजना बनाते समय निम्नलिखित कारकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। जनसंख्या सबसे पहली कारक है, मैंने भी बताया। फिर जल स्रोत, आप जनसंख्या का ध्यान रखेंगे कि जिस जहां के लिए बना रहे हैं वो जनसंख्या वहां की कितनी होने चाहिए 30-40 वर्षों में। जल स्रोत, आपको पानी देना है, आपने प्लांट वगैरह बना लिया, लेकिन पानी गंदा रहेगा तब तो साफ करके देंगे, पहले गंदा ही पानी का एक स्रोत तो ढूंढिए। तो दूसरा चीज स्रोत, पानी की गुणवत्ता, आप जहां से पानी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी आपको समझनी पड़ेगी। क्या आप उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्या पीने योग्य बना पाएंगे? यदि ऐसे सोर्स का चुनाव कर लिया जहां का पानी पीने योग्य नहीं बनाया जा सकता, तब भी गलती है। तो इसको भी ध्यान में रख के ट्रीटमेंट प्लांट। फिर उसके बाद आता है आपूर्ति क्षेत्र की स्थलाकृति, जहां पानी पहुंचाना है उसका आकृति कैसा है, बहुत ढालू एरिया है कि ऐसा एरिया है जहां पर पानी को फोर्स करके भेजना पड़ेगा, ऊंचाई पर स्थित है, ये सारी चीजों को। फिर आ रहा है जलमांग यानी वाटर डिमांड, प्रति व्यक्ति कितनी मांग है परियोजना के। भारत में जलमांग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 लीटर मान लें, ये ध्यान रहे 135 लीटर होता है, लेकिन 200 लीटर मान के करें। पार्क, स्कूल, चिकित्सालय, कार्यालयों, सामुदायिक केंद्रों, कल कारखानों, अग्निशमन इत्यादि के लिए 50 लीटर प्रति हेड प्रतिदिन ले, यानी कुल 250 लीटर। जन भंडारण तथा वितरण, इनका भी ध्यान रखिएगा कि आप जब बना रहे हैं परियोजना तो इसको लेके भी जाना है उन तक, यानी इसका वितरण कैसे करना है। इसमें भूतल, सिरोपरि टैंक, पंपन तथा पाइपों द्वारा जल वितरण पर विचार किया जाता है। हमको हेड टैंक वैंक बनाने पड़ेंगे, चलिए हमने बना लिया, जल साफ हो गया, आप टैंक में भेजिए, टैंक से सप्लाई हो, ग्रेविटी पर काम कराना तो वही करना पड़ेगा। फिर आपका जल कर, वाटर चार्ज उस पर ले सकते हैं कि नहीं, यदि आप वाटर चार्ज ले सकते हैं तो ट्रीटमेंट में सुधार कर सकते हैं। पानी किस दर पर उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, इसका निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है, इस पर ध्यान रख के तभी अपना यूनिट प्लांट करें। फिर है वित्तीय साधन यानी फाइनेंस, ये किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। जल आपूर्ति स्कीम पर काफी अधिक व्यय आता है, इसके लिए आवश्यक धन का प्रावधान होना बहुत आवश्यक है। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं हम लोग आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की आवश्यकता। मैंने बोला कि ये आएगा नहीं, आप इसको इग्नोर मारिए, नहीं आएगा। फिर आगे कह रहा है कि कचरा समापन के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालें, ठीक है ना। कचरा समापन मतलब होता है क्या, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक टॉपिक है, हालांकि ये भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है। पॉल्यूशन जैसे पहले होता था क्या, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग किताब का नाम हुआ करता था, उसमें वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर,
ग्रामीण स्वच्छता और प्रदूषण, तो ये जो कचरा मैनेजमेंट वाला है ना, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला, वो इन्वायरमेंटल का पोर्शन है। तो जो कूड़ा करकट है उसको क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए कई उपाय हैं, ठीक है ना। समापन के विभिन्न तरीके, पहला होता है कूड़ा कचरे को गड्ढों में भरना यानी डंपिंग ऑन लैंड। दूसरा होता है कि बरिंग यानी उनको खोद जमीन पर इसको फेंकते जा रहे हैं, तो डंपिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रक का ट्रक देखते हैं कहीं पर कूड़ा फेंकता है, वहां से जाने में दुर्गंध से आपका एकदम सब हो जाता है, तो उसको कहते हैं जमीन पर ही ले जाके कूड़ा फेंक रहे हैं। दूसरा है खाई खोद के दबा देना, मतलब खाई खोदना और उसको दबा देना। तीसरा होता है कूड़े कचरे से खाद तैयार कर लेना यानी उसका कंपोस्टिंग कर लेना। कूड़े कचरे को पीस कर डालना यानी पल्वराइजेशन उसका कर देते हैं हम लोग। फिर उसको भस्म करना यानी इंसिरेशन बोलते हैं, जला देना कूड़े कचरे को। सुअरों के लिए डाल देना, फीडिंग टू द हॉक्स, और उसके बाद समुद्र में फेंक देना यानी थ्रोइंग इनटू द सी। कूड़ा कचरा समुद्र में वही फेंका जा सकता है जो ऑर्गेनिक हो, यानी प्लास्टिक वगैरह का कचरा समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए, उससे नुकसान हो रहा है समुद्र का। ऑर्गेनिक हो जो सड़ गल के खत्म हो जाए तो फेंक सकते हैं। तो इन सब के बारे में छोटा छोटा सा बताया गया है, खाद तैयार करना क्या करना है वो सब लिखा गया है, केवल आपको एक रीडिंग लगानी है। एक एक लाइन सब में लिखा गया है, जो मैं बोला हूं उसी सब चीजों को। तो ये चीज आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा पूरी कहानी। और यहां तक लग रहा है कि 2 पेपर हम लोग किए अभी तक, कैसा रहा क्या समझ में आया देखते रहिए। अब अगला पेपर पहले मैं दूसरे कराऊंगा, आरबीटी कराऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ आऊंगा, लेकिन पहले आरबीटी कराऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को अपने शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।